हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करते हैं तुम लोग काफ़ी अच्छा होगा और जो होमवर्क दिया जाता होगा पढ़ाई में उसको आप बनाते होगे और ख़ास करके मैथ में आपको होमवर्क दिए होंगे 5 जो क्वेश्चन तुम बनाया होगा अच्छे तरीके से। और आज पिछला जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 5 था, यह लेक्चर नंबर 6 है। तो पिछले लेक्चर में हम आपको एक बार बता देते हैं क्या पढ़ाए थे। उसमें हम आपको बताए थे आव्यूह का परिवर्त यानी आव्यूह का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, और उस पर आधारित ढेर सारे प्रश्न किए थे और आप बना लिए होंगे। ठीक है, चलो। और आज हम शुरू करेंगे सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह। तो जो बच्चे कहीं पे आव्यूह पढ़े भी होंगे वो भी बच्चे इस लेक्चर को देख सकते हैं और आपको इसमें कुछ लेक्चर में कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा, है नहीं। तो बेशक आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें और बने रहें, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो छोटू, सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह, है ना। सम्मित को हम इंग्लिश में प्यारे बच्चों सिमेट्रिक एंड और विषम सम्मित को हम लोग बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, चलो फिर से ध्यान दो। सम्मित का इंग्लिश हो गया सिमेट्रिक और विषम सम्मित का इंग्लिश हो गया एस्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलो हम लोग किसी आव्यूह को सम्मित कब बोलेंगे, विषम सम्मित कब बोलेंगे, कौन सा आव्यूह सम्मित होगा, कौन सा विषम सम्मित होगा, है ना। तो उसके बारे में चलो। नंबर पहला, सम्मित आव्यूह, है ना। सम्मित आव्यूह, सम्मित का इंग्लिश पढ़ा है अभी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखो एक वर्गाव्यूह, एक वर्गाव्यूह ए, एक वर्गाव्यूह ए सम्मित आव्यूह, एक वर्गाव्यूह ए सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि इस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर, फिर से यदि यही आव्यूह आ जाए। तो इसमें दो बातें हैं, तुम पूरी अच्छे तरीके से ध्यान दो। सबसे पहले कि सर सम्मित आव्यूह कौन सा आव्यूह होगा, तो मैंने यहाँ लिखा एक वर्ग आव्यूह, मतलब कोई भी आव्यूह सम्मित होगा तो वह कौन सा आव्यूह होगा, वर्ग होगा, है ना। अब वर्ग आव्यूह सम्मित कब कहलाएगा, तो वर्ग आव्यूह सम्मित तब कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज निकालने पर फिर से वही आव्यूह आ जाए। मतलब किसी भी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर फिर से यदि वही आव्यूह आ जाए तो इस प्रकार के वर्ग आव्यूह को हम लोग बोलते हैं कि वह सर क्या है, सम्मित आव्यूह है। फिर से ध्यान देना सर, किसी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर फिर से यदि पुनः वही आव्यूह आ जाए तो इस प्रकार का जो भी वर्ग आव्यूह होगा सबको हम क्या बोलेंगे, सम्मित आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, आओ अब हम लोग मिलकर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, यदि a बराबर है
तो सबसे पहले वर्गाव्यू होना चाहिए, तो हम वर्गाव्यू ले लेते हैं 3x3 कोटि का, ठीक है। तो 3x3 कोटि का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, ऐसे ही ना होता है, चलो सीखा है। चलो, जब भी सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लिखना हो तो पहले वर्गाव्यूह का स्ट्रक्चर बना लेना, उसके बाद विकर्ण अवयव को अपने मन से कुछ डाल लेना। तो यहाँ ए डाल दिए, बी डाल दिए, सी डाल दिए, है ना। और यह तिरछा जो अवयव है उसको सेम डालना, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो इसका तिरछा यहाँ कितना 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी कितना 3, ठीक है। अब चलो इसको चेक करते हैं, इस आव्यूह को, इस वर्ग आव्यूह को कि सममित है कि नहीं, है ना, इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, ए डैश ज्ञात करेंगे, ए का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, है ना, क्योंकि हमको ये चेक करना है कि सममित है कि नहीं है। तो जब भी किसी आव्यूह को सममित चेक करना हो तो क्या निकालेंगे, उस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना। तो इस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालते हैं। जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपको पता होगा क्या सर, यह फर्स्ट रो बदल जाएगा, यह फर्स्ट रो बदल जाएगा, फर्स्ट कॉलम A 1 2 1 B 3 2 3 C, ठीक है। अब छोटू, जब इस आव्यूह का तुम ट्रांसपोज निकाला, अब जरा ध्यान देना सर, ए डैश बराबर क्या होगा, ए डैश बराबर क्या आया, देखो याद मिलाओ सर। ट्रांसपोज निकालने के बाद इसका यह जो आव्यूह है इसी प्रकार से है, इस आव्यूह को क्या माना है ए, तो बताओ तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं ए, यानी आपने यहाँ से क्या देखा कि इस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर फिर से यही आव्यूह आ गया। अतः ए एक कौन सा आव्यूह है, अतः ए एक सममित आव्यूह है, अतः ए एक क्या है छोटू, सममित आव्यूह है। बात समझ में आया। तो सर सबसे पहले फिर से ध्यान देना कि सर सममित आव्यूह होने के लिए वो वर्गाव्यूह होना चाहिए, और वर्गाव्यूह का यदि ट्रांसपोज निकालने पर फिर से यदि वही आव्यूह आ गया तो कौन सा आव्यूह कहलाएगा, सममित आव्यूह। मतलब किसी भी वर्गाव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर फिर से यदि वही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि इस प्रकार का जो भी आव्यूह होगा ना सर, वह क्या होगा, सममित होगा। तो देखो यहाँ से मैंने क्या लिखा, एक आव्यूह लिखा वर्गाव्यूह है और इसका ट्रांसपोज ज्ञात किए तो फिर से वही आव्यूह आ गया, इसका मतलब यह कौन सा आव्यूह है, वर्गाव्यूह। एक बार और ध्यान देना, क्या, तो वर्गाव्यूह का एग्जाम्पल हम कैसे बनाए हैं, तो पहले एक वर्गाव्यूह का स्ट्रक्चर बना लेना। तो 2x2 का बनाना हो तो 2x2 का बनाना है स्ट्रक्चर, और 3x3 का हो तो 3x3 का। तो हमने क्या किया, 3x3 का वर्गाव्यूह लिया, पहले बना लिया स्ट्रक्चर। अब इसका एग्जांपल लेना कैसे है, तो विकर्ण अवयव में अपने मन से कुछ क्या करना, कुछ भी नंबर डाल देना, है ना। तो मैंने अपने मन से ABC डाल दिया। उसके बाद यह जो तिरछा अवयव है इसको क्या लेना है, सेम लेना है। इस प्रकार से लिखने से जो आव्यूह बनेगा ना छोटू, वह हमेशा क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, ठीक है। तो जब भी आपको कोई बोले कि वर्ग आव्यूह का सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लो तो कैसे लोगे, तो एक वर्ग आव्यूह का स्ट्रक्चर बना लोगे, विकर्ण अवयव को अपने मन से कुछ डाल दोगे, उसके बाद यह तिरछा अवयव को क्या लेना, सेम लेना, और इस प्रकार लिखने से जो आव्यूह बनेगा ना छोटू, वह क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलो ना एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, और स्पष्ट करते हैं हम इसको, देखना। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। तो माना ए बराबर है, देखो अच्छे से 3x3 कोटि का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। अब तो तू लोग मास्टर हो गया है ना कि सर सममित आव्यूह का एग्जाम्पल कैसे हम लिखेंगे। तो पहले वर्ग आव्यूह का स्ट्रक्चर बना लेना है, उसके बाद अपने मन से विकर्ण अवयव को कोई भी नंबर डालना हो डाल लेना। जैसे मैंने डाल लिया 1, यहाँ 2, यहाँ कितना 3। उसके बाद सामने जो अवयव डालना है छोटू, वह सेम डालना है। तो यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, ठीक है ना विचार। चलो यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 6 तो यहाँ 6, है ना। अब चेक करते हैं इसको। तो अब क्या निकालेंगे बताओ, ए डैश बराबर है, बताओ इस आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो। फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, है ना, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। अच्छा, जरा ट्रांसपोज निकालने के बाद, इस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने के बाद ये ट्रांसपोज आया, इसको इससे मिलाओ तो देखो दोनों सेम है, और इसको क्या माने हैं, ए। इसका मतलब है कि सर ए डैश बराबर क्या आ गया, ए। और यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर फिर से यदि वही आव्यूह आ जाए, अतः ए क्या है, एक सममित आव्यूह है। अतः ए क्या है, सममित आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है, सममित आव्यूह। ओके बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। अब छोड़ो,
ये जो सममित अवयव है, हम इस सममित अवयव को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। नहीं तो चलो यह सममित अवयव को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देखो ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन। जरा ध्यान देना, बताओ छोटू, ये जो अवयव है फर्स्ट रो व सेकेंड कॉलम में, इस अवयव को कैसे व्यक्त करोगे? तो ऐसे आपको बताए थे, जो अवयव फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में उसको ऐसे व्यक्त करते हैं। मतलब यह सूचित करता है वैसा अवयव जो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में क्या है, 4 है। ठीक है, चलो अब बताओ, अब यह वाला अवयव को कैसे व्यक्त करेंगे? तो यह हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना, 4 है ना। अभी दोनों को देखे तो आपने क्या देखा, A12 भी 4 है, A21 भी 4। देखो ना यहाँ उलट गया है ना, रो कॉलम इंटरचेंज हो गया है। तो A12 का मान भी 4 है और A21 का मान 4 है। इसका मतलब आप यहाँ से क्या देखें कि सर A12 का मान किसके बराबर है, A21 के बराबर है। अरे आया बात समझ में? ठीक है, चलो फिर देखो, ये तो हो गया। फिर यहाँ देखो, यह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मान कितना है बच्चों, 5 है, कॉमा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो अब फर्स्ट कॉलम, यह भी कितना है, 5 है। आपने यहाँ से क्या देखा कि सर A13 का मान A31 के बराबर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ ध्यान देना, यह सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या लिखेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम भी 6 है और थर्ड रो सेकेंड कॉलम भी 6 है। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि सर A23 बराबर है A कितना, 32। अच्छा, यह सब देखकर तुम ऑब्जर्व करो जरा क्या हो रहा है। A12 21 के बराबर है, A13 31 के बराबर है। इसका मतलब ऐसा है कि कोई अवयव यदि AIJ में होगा, है ना, कोई अवयव ith और jth कॉलम में होगा तो वह उलट जाएगा, यानी AJI क्या होगा, आपस में बराबर होगा। देखो ना यहाँ A12 है तो 21 बराबर है, तो अगर AIJ है तो AJI बराबर होगा, है कि नहीं। यह सारे पैटर्न को क्या करता है, अब यहाँ हम I और J का मान डालेंगे तो इस सब आ जाएगा। इसी का कौन सा फॉर्म हो गया, जनरलाइज फॉर्म। तो आपने क्या देखा कि यदि कोई सममित अवयव है तो उसमें AIJ का मान JI के बराबर होता है। सभी, यह किसका सिंबल है छोटू, सभी I, J के लिए। ठीक है, अब यहाँ से तुमने क्या पढ़ा कि सर यदि कोई सममित अवयव है तो उसमें AIJ का मान AJI के बराबर होता है सभी IJ के लिए। ठीक है, आपने इस एग्जाम्पल से इसको ऑब्जर्व किया, इसके आधार पर इसका सेकेंड डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको पहले अच्छे से तुम छाप लो बढ़िया से, तब हम इसका बताते हैं सेकेंड डेफिनेशन। यह भी एक परिभाषा हुआ, इसके आधार पर इसका एक और परिभाषा होगा। ठीक है, जो परीक्षा में आता है। ठीक है, तो पहले इसको तुम उतार लो बढ़िया से, ठीक है ना। चलो इसको मिटाते हैं। चलो ध्यान दो, तो इसके आधार पर इस गुण के आधार पर सममित अवयव का परिभाषा एक और हो गया। एलिटर का मतलब दूसरा डेफिनेशन, एलिटर देखो, वर्ग अवयव A बराबर AIJ सममित अवयव होगा यदि आपने क्या पढ़ा, AIJ किसके बराबर हो जाए, JI के बराबर। यदि AIJ किसके बराबर हो जाए, AJI के बराबर, सभी I तथा J के लिए। नहीं तो यहाँ से एक दूसरा परिभाषा आया कि सर AIJ JI के बराबर हो जाए सभी IJ के लिए, तो कौन सा अवयव होगा, सममित अवयव होगा। ठीक है, चलो बच्चों ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो एक परिभाषा हो गया किसी अवयव का ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाए, और दूसरा यह भी हो गया, है ना, तो ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, इस पर प्रश्न भी आता है। अब तुम क्या करो, सेल्फ एक एग्जाम्पल लो सममित अवयव का।
एक सेल्फ एग्जाम्पल ले, सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लिखने के लिए हम आपको बताए थे कि सबसे पहले एक वर्ग आव्यूह का स्ट्रक्चर बनाना है, या तो वह 2x2 हो या तो 3x3 हो। ठीक है, तो जैसे हम एक बना देते हैं, तुम खुद बनाना। मतलब सममित आव्यूह का कितना भी एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए कोई बोले तो आप लिख सकते हैं। कोई बोला कि सममित आव्यूह का 3-4 एग्जाम्पल आप लिख के हमको बताएं, तो कैसे लिखोगे? आप जहाँ पढ़ोगे वहाँ तो बता दिया गया होगा, बस ट्रांसपोज निकालने पर उसके बराबर आ जाए तो सममित आव्यूह होगा। लिखना कैसे है यह वाला डेफिनेशन वगैरह सब काम खत्म हो गया है कि नहीं? तो पढ़ो इसको ध्यान से, देखो। तो हम आपको बताए थे जब भी किसी सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लेना है तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या बनाओगे? वर्ग आव्यूह बनाओगे। वर्ग आव्यूह 2x2 कोटि का होता है, 3x3 कोटि का होता है, तो हम 3x3 कोटि का बना लेते हैं, है ना। तो पहले 3x3 कोटि का क्या बना लो? स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम कहे थे विकर्ण अवयव को अपने मन से कुछ डाल लेना, 5, 6, 7 कुछ भी डाल लेना है। उसके बाद विकर्ण अवयव को अपना मन से कुछ डालने के बाद सेकेंड स्टेप है जो सामने सामने जो अवयव है ना उसको क्या करना? सेम सेम डालना है। क्या डालना है? सेम सेम डालना है। बी है तो यहाँ भी बी, सी तो यहाँ भी सी। इस प्रकार से लिखने से जो वर्ग आव्यूह बनेगा वह क्या होगा? सममित होगा। अच्छा सर, एक 2x2 कोटि का एग्जाम्पल लेके बताएं। तो 2x2 में 2 रो और 2 कॉलम, विकर्ण अवयव को अपने मन से कुछ मान लेना है, सामने सामने सेम सेम। यह भी सममित आव्यूह का एग्जाम्पल होगा, है कि नहीं है? तो आप जान गए कि सममित आव्यूह कहते किसे हैं। तो किसी आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करने पर सर फिर से यदि वही आव्यूह आ जाए तो इस प्रकार के वर्ग आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे? सममित आव्यूह बोलेंगे। और दूसरा परिभाषा है इसके ऑब्जर्वेशन के आधार पर कि किसी भी वर्ग आव्यूह में aij का मान gi के बराबर हो जाए तो यह भी क्या होगा? सममित आव्यूह होगा। और सममित आव्यूह का एग्जाम्पल हम लोग बनाते कैसे हैं वो भी आप समझ गए। अब आओ हम लोग क्या करते हैं, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो परीक्षा में आते रहता है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो इस पर। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला है कहता है एक आव्यूह A बराबर aij n/n सममित होगा यदि 4 ऑप्शन दे दिया। aij का मान 0 के बराबर हो, बी में aij माइनस ji के बराबर हो, नंबर सी में aij का मान 1 के बराबर हो, नंबर डी में aij का मान aji के बराबर हो। तो अभी आप पढ़े हैं कि अगर कोई सममित आव्यूह है तो उसमें aij ji के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी हो गया, है ना। चलो अब देखो इसमें एक और प्रश्न है। देखे होगे तू लोग, अगर किताब देखे होगे, अलग अलग राइटर का बुक है ना, या फिर क्वेश्चन बैंक होगा या फिर ऑब्जेक्टिव कहीं पे क्वेश्चन होगा तो उसमें इस प्रकार का प्रश्न रहता है। ठीक है, तो ध्यान देना है इस पर। अब छोटू लिखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 2 होगा। चलो ध्यान दो, तो लिखेगा a बराबर है y, यदि a बराबर इतना एक सममित आव्यूह हो तो x, y का मान होगा, है ना। चलो ऑप्शन में 6, 5, 1, 6, 5, 6, डी में
इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ। तो कहता है छोटू ये कौन सा आव्यूह है? सममित आव्यूह। तो आपको मैंने बताया था कि सममित आव्यूह में यह तिरछा तिरछा जो अवयव रहता है क्या होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए। देखो ना, यह क्या होना चाहिए? यह और यह सेम होना चाहिए, यह सेम होना चाहिए। तो x का मान किसके बराबर होना चाहिए? 5 के बराबर। तो यहाँ से आ गया सोल्यूशन में x का मान 5 होना चाहिए। अच्छा, यह भी तिरछा तिरछा क्या होना चाहिए? सेम सेम। तो y की जगह पे क्या होना चाहिए? बताओ, y की जगह पर भी 6 होना चाहिए। बात समझ में आया? तो x 5 और y कितना? 6। देखो तो 5 6 कहाँ है? 5 6 यहाँ है। ऑप्शन नंबर कितना? सी हो गया, है ना। तो अभी जो आप एग्जाम्पल लिखे कि सर विषम सममित आव्यूह में विकर्ण अवयव को अपना मन से लिखकर और सामने सामने का अवयव क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसी आधार पर इसका आंसर आ गया x बराबर 5 और y बराबर कितना? 6। बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी आगे करेंगे। तो इतना आप कर लिए, इसको उतार लो अच्छे से। हम लोग फिर आगे करने वाले कौन सा आव्यूह? विषम सममित आव्यूह, ठीक है। चलो इसको पॉज कर लो, तो लोग उतार लो। हम बताते हैं अब आपको विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। सममित हो गया, अब विषम सममित आव्यूह पढ़ेंगे। तो इसको उतार लो। ठीक है ना। देखो अब दूसरा नंबर पढ़ने वाले हम लोग कौन सा आव्यूह? विषम सममित आव्यूह। देखो विषम सममित आव्यूह, है ना। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब देखो हम लोग SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो देखो यहाँ से कहता है कि एक वर्ग आव्यूह, एक कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है। एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि A का ट्रांसपोज निकालने पर A का निगेटिव आ जाए। क्या आ जाए? A का निगेटिव आ जाए। अच्छा, यानी किसी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर यदि उसी आव्यूह के जैसा आ जाए तो सममित होगा, और किसी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर ना प्यारे बच्चों उसके निगेटिव के बराबर आ जाए तो वैसे आव्यूह को क्या बोलेंगे? विषम सममित आव्यूह बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सममित में क्या था? किसी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर उसी के जैसा आ जाए तो सममित होगा। यहाँ क्या आया? किसी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर उसका निगेटिव आ जाए तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह बोलेंगे, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखो माना A बराबर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे तो तुमको ध्यान देना है इसका एग्जाम्पल हम लिख कैसे रहे हैं, ताकि तुम भी अपने मन से ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सको। देखो तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। 3x3 कोटि का क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 3x3 कोटि का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। विषम सममित आव्यूह का जब भी एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो विषम सममित आव्यूह में विकर्ण अवयव हमेशा क्या ले लेना? 0 ले लेना, ठीक है। उसके बाद यह सामने सामने जो अवयव लेना है ना, एक दूसरे का निगेटिव लेना है। यहाँ 1 तो यहाँ इसका निगेटिव -1, यहाँ 2 तो यहाँ इसका निगेटिव -2, यहाँ 3 तो इसका निगेटिव -3। देखा एग्जाम्पल कैसे हम लिए? पहले वर्ग आव्यूह का स्ट्रक्चर बना लेना, उसके बाद वर्ग आव्यूह में विकर्ण अवयव को क्या डाल देना? पहला स्टेप 0, और दूसरा स्टेप सामने सामने जो अवयव है एक दूसरे का क्या लेना? निगेटिव लेना। अब चेक करते हैं विषम सममित है कि नहीं। तो निकालो इसका ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज बराबर है, सबको पता है, फर्स्ट रो यह वाला जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो यह बड़ी बन जाएगा खड़ी। तो क्या हो जाएगा? 0 -1 -2, फिर 1 0 -3 2 3 0 आ गया ऐसे। अब बताओ छोटू, इस आव्यूह को इसके जैसा बनाने के लिए देखो यहाँ
यहाँ -1 है, यहाँ क्या है 1 है। इस आव्यूह को इसके जैसा बनाना है तो इस सब में से क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लो सब में से, तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो 0, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, है ना ऐसा। ये हो गया 2 3 और कितना 0 माइनस बाहर कर लिए। अब बताओ छोटू a डैश बराबर क्या हो गया जल्दी से, तो माइनस, अब बताओ यह पूरा का पूरा किसके जैसा है, इसके जैसा है कि नहीं, और यह किसके बराबर है a, यानी a डैश बराबर क्या हो गया -a। ओके, बात समझ में आ गया। अतः a एक क्या है, अतः एक सममित आव्यूह है। आया बात समझ में। तो यदि सर किसी भी वर्ग आव्यूह को, अच्छा छोटू यहाँ पे एक बात बताओ, विषम सममित आव्यूह क्या होगा, तो सर किसी वर्ग आव्यूह को, छोटू ध्यान दो यहाँ, तो आपने क्या देखा कि सर इस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालें तो -a के बराबर आ गया ना, है ना। तो कहेंगे कि अतः a क्या है, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। अच्छा छोटू तू एक बात ध्यान देना अच्छे से, इस सममित और विषम सममित जो निकलता है, क्या निकालने पर सममित विषम सममित पता चल जाता है, तो किसी वर्गाव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर यदि उसी के जैसा आ जाए तो सममित होगा और उसका निगेटिव आ जाए तो विषम सममित। इसका निर्धारण कौन करता है, ट्रांसपोज करता है। यानी जब भी आप विषम सममित और सममित आव्यूह आए तो समझ लो वहाँ पे ट्रांसपोज जरूर आएगा, क्योंकि सममित और विषम सममित का निर्धारण कौन करता है, ट्रांसपोज करता है। तो बताओ तो फिर से क्या निकालने पर पता चलता है कि वर्ग आव्यूह सममित है कि विषम सममित है, क्या निकालने पर, तो ट्रांसपोज ज्ञात करने पर, है कि नहीं। तो ट्रांसपोज ही वह चीज है जो बताता है कि कोई वर्ग आव्यूह सममित है कि विषम सममित है, ठीक है ना। चलो ध्यान देना फिर। अब छोड़ू, जैसे हम पीछे वाले में जब आपको सममित आव्यूह पढ़ाए थे तो यह जो एग्जाम्पल था उसको ऑब्जर्व किए थे ना, सेम थिंग यहाँ भी आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व करो, तब ऑब्जर्वेशन करेंगे और दूसरा डेफिनेशन बनेगा। देखो पहला बताओ तो यह जो अवयव है यह कैमा रो कैमा कॉलम में है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम में है, तो इसको हम लिखेंगे a12 बराबर -1। अच्छा यह जो इसके सामने है a21 बराबर 1। अभी तुम ही बताओ E1 किसके बदला 1 किसके बराबर है, A21 के बराबर। तो कुछ नहीं करना तुम, यहाँ जो 1 है ना, इस 1 का मान इतना है तो इस 1 के जगह पे इतना डाल देना। तो बताओ तो क्या बन जाएगा, A12 बराबर है माइनस माइनस I1 के बदला A21 डाल देना, आ गया। ठीक इसी प्रकार से यह वाला जो अवयव है यह कैमा रो कैमा कॉलम में है, तो छोटू यह वाला जो अवयव है ना वह पहला रो और तीसरा कॉलम में है, तब पहला रो तीसरा कॉलम में आ गया, फिर तीसरा रो और पहला कॉलम में 2 आ गया। अब तुम ही बताओ यह 2 के जगह पे क्या लिख सकता है, यह लिख सकता है। अब तुम देखो यहाँ से इसमें A31 बराबर है माइनस तो माइनस और 2 के बदला क्या डाल देगा 31, यहाँ से आ गया A13 बराबर है -31, ठीक है। इसी प्रकार से A23 बराबर -3 है, देखो वहाँ है, जी सर है। A32 बराबर है इतना, बताओ तुम 3 के बदला क्या लिख सकता है, 3 के बदला तो लिख सकता है A32। अब बताओ A23 बराबर है माइनस, तो माइनस हो गया। I3 के बदला क्या लिख सकता है A32, तो यहाँ डाल दिए ना। यहाँ अभी पूरे जो सिस्टम है इसको तुम ऑब्जर्व करो जरा। ओ A21 बराबर है -21 हो गया, मतलब ना यह बदल जाता है। फिर A13 बराबर है -A31, ठीक है। तो यह पूरा जब एलिवेशन तूने देखा तो क्या पाया कि सर Aij बराबर होगा क्या, जैसे यहाँ A12 बराबर -A21 था ना, ठीक उसी प्रकार से Aij बराबर है क्या होगा माइनस, देखो यहाँ ये बदल गया था ना, यहाँ भी क्या होगा बदल जाएगा सभी i और j के लिए, ठीक है। तो आपने विषम सममित आव्यूह में यह देखा कि सर किसी वर्ग आव्यूह में Aij का मान यदि Aj के बराबर हो जाएगा तो वैसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह। तो इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसका दूसरा परिभाषा हुआ कि वर्ग आव्यूह A बराबर है इतना विषम सममित आव्यूह होगा यदि ऐसे से ऐसे हो जाए। अरे बात समझ में आया। चलो छोटू अब हम क्या करते हैं, कुछ
आपको विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लिखाना बताते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कहीं पढ़े भी होगे, तुम देख रहे हो तो समझो अच्छे से, कहीं पढ़े होगे तो आप क्या पढ़े होगे, विषम सममित आव्यूह हुआ, एग्जाम्पल लिए, बात खत्म। लेकिन नहीं, तो सर ना एग्जाम्पल देते हैं। अब हम बताते हैं कि तुमको अगर कोई आदमी बोले कि तुम 5-6 एग्जाम्पल अपने मन से तू लिखो, तो कैसे तुम उसको लिखोगे, तो इस बात को समझो। देखो यहाँ समझो, तो सेल्फ एग्जाम्पल तुम लिखना समझो, है ना। सेल्फ एग्जाम्पल कैसे हम लिख सकते हैं, नहीं। तो सबसे पहले बताओ छोटू, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है। तो आप वर्ग आव्यूह का एक स्ट्रक्चर बना लो, 3x3 का ऐसे, है ना, 3x3 का ऐसे बना लिए, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब जब भी आपको विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लिखना हो, तो विकर्ण अवयव को हमेशा 0-0 मान लेना। उसके बाद तिरछा जो अवयव है ना, उसको जो यहाँ रखेगा उसका निगेटिव यहाँ डालना। तो यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4। जो यहाँ डालेगा उसका निगेटिव इसके सामने, यहाँ 5 तो यहाँ -5, यहाँ 6 तो यहाँ -6। इस प्रकार से लिखने से जो एग्जाम्पल बनेगा ना, वह किसका होगा, विषम सममित आव्यूह का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लिखने के लिए क्या करोगे बोलो, पहले एक वर्ग आव्यूह का स्ट्रक्चर बनाओगे, और उस वर्ग आव्यूह में विकर्ण अवयव को हमेशा क्या रहेगा, 0। उसके बाद तिरछा अवयव को क्या डालना है, एक दूसरे का निगेटिव डालना है। क्या ये बात समझ में आया, अपने मन से कर लोगे आप ढेर सारा एग्जाम्पल। सर एक बता दीजिए 2x2 कोटि का, अरे कुछ नहीं है छोटू, 2x2 कोटि का स्ट्रक्चर बनाओ। विकर्ण अवयव याद रखना, विषम सममित आव्यूह में विकर्ण अवयव हमेशा 0 और तिरछा एक दूसरे का निगेटिव होगा। यह भी विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो अच्छा एक बात आप बोल रहे हैं सर कि विषम सममित आव्यूह में विकर्ण अवयव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो नोट में ही बात को तुम करो, नोट में करो, है ना, कि सर विषम सममित आव्यूह में विषम सममित आव्यूह में विकर्ण अवयव हमेशा क्या होगा, हमेशा देखो ना यहाँ भी 0 है, मतलब विषम सममित आव्यूह में विकर्ण अवयव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो विषम सममित आव्यूह में विकर्ण अवयव हमेशा क्या होता है, हमेशा 0 होता है। हमेशा क्या होता है, 0 होता है। हमेशा क्या होता है सर, 0 होता है। आया बात समझ में। तो चलो छोटू, विषम सममित आव्यूह कहते किसे हैं, उसका एग्जाम्पल लेते कैसे हैं, उसका दूसरा परिभाषा कैसे हुआ, और इसमें एक नोट आ गया कि सर विषम सममित आव्यूह में विकर्ण अवयव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब हम इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में आता रहता है ना। चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो लिखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो लिखो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो देखो तो पहला नंबर कि आव्यूह A बराबर है, आव्यूह A बराबर है aij n/n विषम सममित आव्यूह होगा यदि, है ना। चलो aij का मान 0 होगा, aij का मान बराबर होगा -aj के। सी में aij का मान 1 होगा। नंबर डी में aij बराबर होगा aj के। अच्छा कौन सा विषम सममित आव्यूह है ना, तो विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, aij -aj के बराबर होता है। बस यह हो गया, बात समझ में आ गया। चलो अब और नंबर दूसरा ध्यान देना, a बराबर है 3x3 कोटि का स्ट्रक्चर बना लिए हम, है ना, बना लो। अच्छा विषम सममित आव्यूह होगा तो विकर्ण अवयव हमेशा 0 होगा। चलो अब यहाँ a, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ -6, यहाँ b और यहाँ कितना 4। तो a बराबर इतना 1 विषम सममित आव्यूह हो तो, विषम सममित आव्यूह हो तो
ए कॉमा बी का मान होगा, जल्दी से चलो, होगा 5 और 4 होगा, बी में -5 -4 होगा, सी में -5 और 4 होगा, डी में 4 और माइनस इतना होगा। ठीक है, चलो यह कौन सा अवयव है? विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव में हम आपको बताए थे कि यह दोनों अवयव एक दूसरे का निगेटिव होता है, जिसे बताए थे ना, यहाँ जो रहेगा उसका निगेटिव यहाँ रहेगा। अब तुम ही बताओ, यह 5 है तो ए के जगह पर क्या होना चाहिए? इसका निगेटिव होना चाहिए। तो ए का मान कितना हो गया बोलो? -5 होना चाहिए। अच्छा, तिरछा अवयव यहाँ भी ध्यान दो जरा, जो यहाँ है उसका निगेटिव यहाँ, मतलब दोनों एक दूसरे का निगेटिव होना चाहिए। तो बताओ, यहाँ 4 है तो बी के स्थान पर क्या होना चाहिए? 4 का निगेटिव होना चाहिए। तो बी का मान क्या आ गया? 4 का निगेटिव -4। बताओ ऑप्शन कौन होगा? -5 -4। ध्यान रखना, सीबीएसई बोर्ड में इस एक बार प्रश्न आ चुका है, बिहार बोर्ड में भी आने का चांस बना हुआ है। तो चलो अब हम लिखेंगे मन की बात। यह सारे सममित अवयव और विषम सममित अवयव पढ़ने के बाद हमारे मन में एक बात आया तो हम उसको एक नोट लिखो, मन की बात। मन की बात मतलब मेरा मन की बात है, उसको आप लिखें, आपको हिसाब बनाने में काम करेगा। तो लिखो मन की बात। मन की बात लिखो, मिटा दें। है ना, अभी तक जो पढ़े हैं उसका निचोड़ मन की बात में आएगा। तो लिखिए मन की बात। मन की बात लिखो, यदि किसी वर्ग अवयव को सममित या विषम सममित अवयव चेक करना हो, क्या करना हो? चेक करना हो, तो सबसे पहले उस अवयव का ट्रांसपोज, क्या चीज? ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना। यदि ट्रांसपोज दिए गए अवयव के समान हो, दिए गए अवयव के समान हो तो सममित होगा, या ट्रांसपोज दिए गए अवयव के ऋणात्मक हो तो विषम सममित होगा। यदि इनमें से कुछ नहीं आए तो न ही सममित होगा और न ही विषम सममित होगा। देखो कितना बच्चा को ना कंफ्यूजन रहता है। जैसे परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि कोई अवयव सममित है कि विषम सममित है, वो चेक करें, तो बच्चा क्या करेगा? उस अवयव का ट्रांसपोज ज्ञात करेगा। अगर उसका ट्रांसपोज उसके जैसा नहीं आया, इसका मतलब सममित नहीं है, तो मीनिंग क्या लगाएगा कि विषम सममित है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि कोई अवयव दिया गया है
तो उसका ट्रांसपोज निकालने पर अगर सम्मित नहीं हुआ तो वह विषम सम्मित हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे तू यहाँ ध्यान देना। तो ऐसा नहीं है कि अगर विषम सम्मित नहीं हुआ तो सम्मित हो जाएगा, और सम्मित है तो विषम सम्मित हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे यहाँ ध्यान दो, यह जो आव्यूह है 1 2 3 4, जरा तुम उसका ट्रांसपोज ज्ञात करो तो देखो तो 1 2 3 4 ये किसी के जैसा आया? नहीं ए के जैसा आया, और नहीं ए के जैसा आया, और नहीं -a के जैसा आया। तो ए के जैसा नहीं आया, इसका मतलब विषम सम्मित नहीं बोलना है। ऐसा भी हो सकता है कि यह आव्यूह सम्मित और विषम सम्मित नहीं भी हो सकता है। तो कभी ऐसा परीक्षा में मत करना कि चेक करें और सम्मित नहीं आया तो हो सकता है वो विषम सम्मित होगा, नहीं। अगर सम्मित नहीं हुआ तो विषम सम्मित हो भी सकता है और नहीं भी। क्या ये बात स्पष्ट हुआ? इसलिए मैंने कहा कि यदि किसी आव्यूह को सम्मित या विषम सम्मित निकालना हो तो उसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। यदि उसका ट्रांसपोज निकालने पर उसी के जैसा आ जाए तो सम्मित होगा, और उसका निगेटिव आ जाए तो विषम सम्मित होगा, और न उसके जैसा आए न निगेटिव आए तो बोलेंगे न ही सम्मित है और न ही विषम सम्मित है। आया बात समझ में? ऐसा मन में भ्रम नहीं अनिक रखना है कि सम्मित नहीं हुआ तो विषम सम्मित ही होगा, अब विषम सम्मित नहीं हुआ तो सम्मित ही होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। आ रहा बात समझ में? चलो छोड़ू, अब हम पढ़ने वाले, पूरा इतना खत्म हो गया। अब हम लोग का जान पहचान पूरी तरीके से सम्मित और विषम सम्मित से जान पहचान हो गया। अब हम करने वाले हैं उसका गुण क्या होता है, ठीक है? तो चलो अब इसके गुण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसको छाप लो मन की बात अच्छे से। यदि किसी वर्ग समझ जाएगा, यदि किसी वर्ग आव्यूह को सम्मित या विषम सम्मित चेक करना हो, ठीक है छोटू? तो आगे बढ़े हम। अब लिखो सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह का गुण धर्म, है ना, प्रॉपर्टी। अभी सम्मित और विषम सम्मित से तो जान पहचान हो गया है कि नहीं? परीक्षा में इससे ज्यादा प्रश्न आने का चांस ही नहीं है। अरे इतना भी नहीं आएगा छोटू, एकदम सड़ा हुआ प्रश्न आएगा परीक्षा में, ये तो आप बहुत पढ़ ली। लिखो, अब हम पढ़ने वाले सम्मित और विषम सम्मित का गुण। तो हेडिंग बनाएंगे। अच्छा बताओ ना, किसी वर्ग आव्यूह को सम्मित या विषम सम्मित चेक करना हो तो क्या निकालते हैं? उसका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, है ना? जब भी सम्मित या विषम सम्मित वर्ड आ जाए तो फटाक से क्या ज्ञात करना है? ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो लिखो सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह का गुण। क्या पढ़ने वाले? गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ पी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड SQ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। चलो अब इसका हम गुण पढ़ेंगे, है ना? इसका गुण क्या होता है, आराम से। चलो लिखो, पहला गुण है माना एक वर्ग आव्यूह है। माना एक वर्ग आव्यूह है तो चलो वाला a प्लस a डैश एक सम्मित आव्यूह होगा। अच्छा, a यदि वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश क्या होगा? सम्मित होगा। दूसरा a इंटू a डैश, कोई आव्यूह में जब उसके ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? सम्मित आव्यूह होगा।
किसी आव्यूह में उसके ट्रांसपोज को गुना करेंगे तो क्या होगा, यह भी क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। सबको प्रूफ करेंगे छोटू, अभी ऐसे नहीं कि लिख दिए हो गया बात खत्म। a इंटू ए डैश भी क्या होगा, सममित होगा। ठीक है। नंबर डी में a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। चलो ABCD ई में आ जाओ। ए डैश माइनस ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। चलो हम आपको बताएं कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो इसको पहले अच्छे से समझो कि सर किसी भी आव्यूह में, कोई किसी भी वर्ग आव्यूह में जब उसके ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो वह सममित आव्यूह होगा। किसी वर्ग आव्यूह में जब उसके ट्रांसपोज से दाहिने गुना करें या बाएं गुना करें उसके ट्रांसपोज से, यह भी क्या होगा, सममित होगा। तो किसी वर्ग आव्यूह में उसके ट्रांसपोज को जोड़ने से वह सममित आव्यूह होता है। किसी वर्ग आव्यूह में उसके ट्रांसपोज को दाहिना गुना करें या बाएं गुना करें वह भी क्या होगा, सममित होगा। और किसी वर्ग आव्यूह में उसके ट्रांसपोज को घटाने से, है ना, या पहले या बाद में कौन सा आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। तो चलो हम इसको समझा दिए, अब इसको प्रूफ करते हैं कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा। कैसे, तो चलो हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखो। तो आप देखो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन, एक बात बताओ छोटू, हमको क्या चेक करना है, a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा। तो जिस आव्यूह को सममित या विषम सममित चेक करना होता है उसका क्या ज्ञात करते हैं, ट्रांसपोज। तो आपको a प्लस ए डैश को चेक करना है कि सममित है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जिस आव्यूह को चेक करना हो कि वह उसका सममित है कि विषम सममित है, उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो हमको a प्लस ए डैश को चेक करना है कि सममित है कि विषम सममित है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। आव्यूह छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, किसी भी आव्यूह को यदि सममित विषम सममित चेक करना है तो खटाक से क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो हमको a प्लस ए डैश को चेक करना है कि यह सममित है कि नहीं, तो जिसको चेक करना है उसका क्या निकालेंगे, डैश। तो ये प्लस ए डैश को चेक करना है, डैश हम निकालें। अब बताओ, जब दो आव्यूह जुड़ा होता है तो ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। तो आप जानते हैं नहीं क्या हो जाएगा, इसके माथे पर डैश आएगा तो ए डैश प्लस प्लस, इसके माथे पर पहले से एगो डैश था, एगो और डैश आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया बताओ कि सर ए प्लस ए डैश का डैश बराबर है कितना आ गया बताओ ना, यह हो गया ए डैश प्लस कितना, ए, है ना। अब छोटू a प्लस ए डैश बराबर है, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, a प्लस ए डैश, यहाँ डैश था, है ना। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि a प्लस ए डैश का डैश फिर इसी के बराबर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि सर a प्लस ए डैश कौन सा आव्यूह है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज निकालने पर फिर से यही आव्यूह आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि a प्लस ए डैश क्या है, एक सममित आव्यूह है। आया बात समझ में। ठीक इसी प्रकार से हमको a इंटू ए डैश को भी चेक करना है छोटू कि यह सममित है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जिस किसी आव्यूह को चेक करना है सममित है कि नहीं, इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो हमको चेक करना है a इंटू ए डैश का, तो हम क्या करेंगे, a इंटू ए डैश का क्या निकालना पड़ेगा, इसको चेक करना है, जिसको चेक करना है उसका ट्रांसपोज निकालो। तो आपको पता है जब भी दो आव्यूह गुना में रहता है तो ट्रांसपोज निकालते हैं तो रिवर्स हो जाता है, यह पहले हो जाएगा ऐसे, ए डैश का डैश ए डैश। अरे छोटू याद है ना, बताए थे आपको, a इंटू बी का डैश बराबर है, रिवर्स हो जाता है ए डैश बी डैश ए डैश, है ना। तो यह अंतिम वाला पहले चला गया। अब सबको पता है ए डबल डैश का मतलब a इंटू ए डैश। क्या देखा यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने यह देखा कि सर a इंटू ए डैश का डैश किसके बराबर आ गया, ए डैश के। देखो तो इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया। अतः a इंटू ए डैश एक कौन सा आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है।
बात समझ में आया? तो तुम इसको भी चेक कर लेगा, सी को कैसे? तो सी को सर जी इसको चेक करना है कि सममित है, तो जिस किसी अवयव को चेक करना है सममित है उसका डैश निकालेंगे। अब डैश गुना में है तो यह वाला पहले आ जाएगा, ए डैश इंटू ए डैश का डैश, ये हो गया ए डैश इंटू ए। देखो तो इसका ट्रांसपोज निकालने पर यही ना आया, इसका मतलब यह भी कौन सा अवयव है? सममित अवयव है। ठीक है, अब चलो इसको चेक कर देते हैं, डी को आई खुद से ही चेक करना। ठीक है, चलो ध्यान दो, छोटू ध्यान देना। अरे कहाँ ध्यान है तू लोग का? है नहीं, बोर हो रहा है तू लोग। अच्छा ना, इसको एक बार सीख लो अच्छे से। अरे अभी तो ध्यान है, जिंदगी भर थोड़े पढ़ना है ना, 2 साल 3 साल पढ़ोगे उसके बाद बात खत्म। ध्यान दो, ऐसा मत सोचना कि अच्छा जब तक बूढ़े नहीं होंगे तब तक पढ़ते रहना है, नहीं, कुछ ही दिन पढ़ना है। मोबाइल तो हमेशा चलाते रहना, बहुत दिन मोबाइल चलाना है, पढ़ना कुछ ही दिन। देखो यहाँ ध्यान दे, अब निकालो नंबर किसका? डी का सॉल्यूशन। देखो चलो इसको ना चेक करना है कि विषम सममित है, सममित या विषम सममित कुछ भी चेक करना हो किसी भी अवयव का, तो उसका क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। तो हम निकालेंगे ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ट्रांसपोज को अलग अलग करो, तो ए डैश माइनस ए डैश का डैश। ठीक है, अच्छा अब बताओ तो ए माइनस ए डैश का डैश बराबर, बताओ ए डैश माइनस कितना? ए। अच्छा इसके जैसा बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? ए पहले है, माइनस कॉमन लो, तो यहाँ से क्या देखा? ए माइनस ए डैश बराबर है, माइनस कॉमन लो, ए माइनस ए डैश। क्या देखा? ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालने पर ए माइनस ए डैश का निगेटिव आया, अतः ए माइनस ए डैश एक क्या है? विषम सममित अवयव है। क्या ये बात समझ में आ गया सबको? चलो तो पहला नंबर आप प्रॉपर्टी जान गए कि सर किसी भी अवयव में उसके किसी वर्ग अवयव में उसके ट्रांसपोज को जोड़ने से या बाएं दाएं में गुना करने पर सममित होता है और घटाने पर क्या होता है? विषम सममित। अब इसको इसी प्रकार से जैसे छोटू यह वाला सिद्ध किया ना, इसी इसको सिद्ध करना, इसका ट्रांसपोज लेना, बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा गुण में आते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन अंकल जरा देखें कि रिकॉर्डिंग अच्छा से हो रहा है ना? चलिए, इनको भी बहुत परेशानी है कैमरामैन अंकल को, जब मन का भर भर दिन रहना पड़ता है ना यहाँ, जब मन करे तो हम रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। देखो ध्यान देना, चलो अब देखना, नंबर दूसरा गुण है, कहता है यदि ए एक सममित अवयव, यदि ए एक सममित अवयव हो तो के इंटू ए भी एक सममित अवयव होगा। अच्छा छोटू कहता है कि ए क्या है? एक सममित अवयव है, के क्या है? नंबर है। तो यदि एक सममित अवयव है तो सममित अवयव में किसी संख्या को गुना करने से भी क्या होगा? सममित होगा। चलो इसको चेक करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। तो बताओ प्रश्न में क्या दिया हुआ है? ए एक सममित अवयव है। अच्छा एक बार बताओ, ए सममित अवयव है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज निकालने पर ए आता होगा, यही ना? पर नहीं समझ में आया? ऐ छोटू, कहीं पे यदि लिखा हुआ है ए डैश बराबर ए, तब भाषा में क्या बोलेगा कि क्या है? ए एक, बोलो बोलो बोलो, ए एक कौन सा अवयव है? एक सममित अवयव है। और कहीं पे भाषा में लिखा हो कि ये एक सममित अवयव है तो ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ए डैश बराबर ए देख कर तुम बता सकते हो, लिख सकते हो ए एक सममित अवयव है। और क्या यह भाषा देख कर नहीं कर सकते हो कि ए डैश ए एक सममित अवयव है तो ए डैश बराबर ए होगा? बात समझ में आ गया ना? चलो चलो ध्यान देना। अब बताना है, प्रश्न में दिया हुआ है ए एक सममित अवयव है, इसका मतलब है प्रश्न में दे दिया है कि ए डैश बराबर क्या है? ए है। अरे ये जो भाषा लिखा ए एक सममित अवयव है, इसी को सिंबल में बदल दिए,
है ना। अच्छा, अब कहता है कि k इंटू ए भी एक सममित आव्यूह होगा, तो k इंटू ए को चेक करना है कि यह सममित है। तो जिस किसी आव्यूह को चेक करना है कि सममित है कि नहीं है, तो उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो हमको किसको चेक करना है, k इंटू ए को, तो k इंटू ए का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। आपको बताए थे जब भी किसी आव्यूह के बगल में कोई संख्या गुना हो तो वह बाहर चला आता है और ट्रांसपोज ऐसे करते हैं ना। अब चलो k इंटू ए का डैश बराबर है, बताओ कितना, k। अब प्रश्न में दिया हुआ है a सममित आव्यूह है, इसका मतलब a का डैश बराबर a, यानी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, a। तो यहाँ से क्या पता चल गया, अतः k इंटू ए भी एक सममित आव्यूह होगा। अरे छोटू, बात समझ में आया। चलो अब फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो अगर कोई आव्यूह यदि सममित है और उसके बगल में यदि कोई संख्या गुना है, तो वह संख्या गुना होने के बाद भी वह आव्यूह क्या होगा छोटू, सममित होगा। अब चलो गुण नंबर 3 देखो, इसको उतार लेना रोक करके। चलो ध्यान दो, है ना बच्चों, गजनी तुम लोग बहुत भूल जाते हो, है कि नहीं, तो उसको ध्यान में रखना। बी केयरफुल, लुक ऑन द बोर्ड। चलो देखो, अब नंबर 3 गुण है कि यदि ए एक विषम सममित आव्यूह हो तो k इंटू ए भी एक विषम सममित आव्यूह होगा। चलो देखो, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, कहता है ए एक विषम सममित आव्यूह है, तो ए एक विषम सममित आव्यूह, इसका मतलब यह है, प्रश्न में दे दिया है ए डैश बराबर क्या होगा, माइनस ए। अरे ए डैश बराबर माइनस ए आएगा तब ना ए विषम सममित आव्यूह होगा, है ना। तो लिख दिया है ए एक विषम सममित आव्यूह है, इसका मतलब ए डैश बराबर माइनस ए। चेक किसको करना है, के इंटू ए को, तो लिखेंगे अब के इंटू ए को चेक करना है कि यह विषम सममित है कि नहीं, तो इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, है कि नहीं। जब भी किसी आव्यूह को सममित या विषम सममित चेक करना हो तो उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो k इंटू ए को चेक करना है सममित है कि विषम सममित है, क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज। तो निकालेंगे तो k बाहर आ जाएगा और यहाँ a डैश, सबको रूल याद है, k इंटू ए का डैश बराबर है k, ए डैश का मतलब माइनस ए। चलो बताओ यहाँ से, k इंटू ए का डैश बराबर है माइनस के ए। देखा, k इंटू ए का ट्रांसपोज निकालने पर इसका निगेटिव आया, अतः k इंटू ए भी एक कौन सा विषम सममित आव्यूह होगा। चलो, सब कोई बात समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब देखो आगे, तो चौथा नंबर गुण देखो, चौथा नंबर गुण क्या है, ठीक है। चलो ध्यान देना, कहता है सममित किसी सममित आव्यूह का घात धनात्मक पूर्णांक हो, किसी सममित
आव्यूह का घात धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट हो, किसी सममित आव्यूह का घात धनात्मक पूर्णांक हो तो वह सममित आव्यूह होगा, तो वह सममित आव्यूह होगा। अच्छा, यदि किसी सममित आव्यूह का घात धनात्मक पूर्णांक हो जैसे 1 2 3 तो वह क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। चेक कर लेते हैं कैसे। तो कहता है किसी सममित आव्यूह का घात, तो मान लेते हैं कोई सममित आव्यूह है। देखो इसका एक्सप्रेशन, माना ए क्या है, कहता है सममित आव्यूह का घात धनात्मक पूर्णांक हो, तो एक सममित आव्यूह मान लेते हैं। माना ए क्या है, माना ए एक सममित आव्यूह है। आप बताओ तो एक सममित आव्यूह है, इसका मतलब ए डैश बराबर कितना, ए। आ गया, बात समझ में आया। अब इस सममित आव्यूह का घात क्या देते हैं, इस सममित आव्यूह का घात दे देते हैं n, जहाँ n क्या है, n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो कहता है कि यदि a सममित आव्यूह है तो a के पावर n भी क्या होगा, सममित होगा। क्या होगा, सममित होगा। अब चेक करना है कैसे, तो ध्यान देना। अब यह सममित आव्यूह होगा, हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, a के पावर n का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो a के पावर n का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। यह ट्रांसपोज पावर अदला बदली हो जाता है। अब तुम ही यहाँ से बताओ, a n का पावर डैश बराबर है, a डैश का मतलब सममित आव्यूह है, a के पावर n। आपने क्या देखा, a के पावर n का डैश a के पावर n के बराबर आ गया। अतः a के पावर n क्या है, एक सममित, बोलो, एक सममित आव्यूह है ना। तो यदि किसी सममित आव्यूह का पावर यदि धनात्मक पूर्णांक आ जाए छोटू, तो वह भी क्या होगा, सममित आव्यूह है। चलो फिर से गुण नंबर 1 कहा, गुण नंबर 1 में 4 5 था। किसी आव्यूह में जब उसके ट्रांसपोज को जोड़ेंगे सममित होगा, गुना करेंगे सममित होगा, घटाएंगे विषम सममित होगा। किसी सममित आव्यूह में किसी संख्या से गुना करने पर सममित होगा, किसी विषम सममित आव्यूह में किसी संख्या से गुना करने पर भी विषम सममित होगा। और अगला है नंबर 4, किसी सममित आव्यूह का पावर यदि धनात्मक पूर्णांक हो तो वह सममित आव्यूह होगा। ठीक है, चलो अब हम विषम सममित पे आते हैं। चलो इसको अच्छे से छोटू उतार लो, है ना, इसको अच्छे से उतार लिया जाए। लिखो नंबर 5वां गुण है, कहता है किसी विषम सममित आव्यूह का, किसी विषम सममित आव्यूह का घात, किसी विषम सममित आव्यूह का घात समधनात्मक पूर्णांक। समधनात्मक पूर्णांक का मतलब 2 4 6 डॉट डॉट हो तो वह सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा। तथा घात विषम धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 3 5 डॉट डॉट हो तो विषम सममित आव्यूह होगा, हो तो विषम सममित आव्यूह होगा। अच्छे से ध्यान में रखो। देखो क्या कहता है
कि यदि विषम सममित आव्यूह का घात यदि सम धनात्मक पूर्णांक हो तो वह सममित आव्यूह होगा, और घात जो है वह घात विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा, है ना, विषम सममित होगा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझो यहाँ, समझो एग्जाम्पल से। कहता है ए जो है क्या है, एक विषम सममित एक विषम सममित आव्यूह है। तो क्या करना है, सुनो, अगर ए विषम सममित आव्यूह है तो ए के पावर 4, तो ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है, इसका पावर क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक, तो यह क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। यदि ए विषम सममित आव्यूह है और इसका पावर यदि विषम संख्या है तो यह क्या होगा, विषम सममित होगा। कौन सा होगा, विषम सममित होगा। ठीक है, और लास्ट में अब छठा गुण होगा जो क्लास 12 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आप प्रकट कर सकते हैं। यह बोर्ड में प्रश्न आते रहता है। ठीक है, चलो अब देखो नंबर छठा गुण, बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है बोर्ड के दृष्टिकोण से। आगे बात समझ में, हम लास्ट में टॉपिक ये सब खत्म करने के बाद हम आपको सारी बात को रिवीजन कराएंगे और उसके बाद यह जो थ्योरी है ख़त्म हो जाएगा। अगले क्लास में हम आपको इस पे आधारित प्रश्न करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा। छोटू यहाँ ध्यान देना, तो कहता है नंबर छठा गुण है, बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है, VVI फॉर 12th में आते रहता है छठा गुण, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में भी आता है। देखो कहता है प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब सुनो, कहता है कि एक वर्ग आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कोई भी एक वर्ग आव्यूह दे तो उसको सममित और विषम सममित के जोड़ के रूप में उसको लिख सकते हैं। यही बात यहाँ बोल रहा है। तो कैसे होगा, तो हम एक वर्ग आव्यूह मान लेंगे, है कि नहीं। तो देखो यहाँ से समझो, माना ए एक क्या है, ए एक वर्ग आव्यूह है। तो जरा बताओ, तो यहाँ देखो सुनो, कहता है कि एक वर्ग आव्यूह को हम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब एक वर्ग आव्यूह को हम सममित और विषम सममित के जोड़ के रूप में प्रकट कर सकते हैं, है कि नहीं। कैसे, तो यहाँ ध्यान दो, तो एक वर्ग आव्यूह है। अब बताओ, तो तुम छोटू ए बराबर ऐसे कर सकते हो कि सर ए में 2 से गुना किए, आप बैलेंस करने के लिए 2 से भाग दे दिए, इसको काटेंगे फिर भी क्या बचेगा, ए बचेगा। लिख सकते हैं को ऐसे। अच्छा ठीक, फिर बताओ यहाँ से a बराबर है 1/2। यहाँ कै गो a है, 2 गो a है ना। तो बताओ, तो ऐसे कर सकते हैं, a गो a यहाँ और इसमें a डैश जोड़ देते हैं। ठीक है, हमको इसमें कै गो a चाहिए, 2 गो, तो a गो a ना होगा, a गो a। देखो a 2a। अब बताओ 2a में कौन सा a डैश नहीं रहना चाहिए, a डैश हट जाना चाहिए, हमको 2a चाहिए। तो a 2a आई, a डैश को हटाने के लिए यहाँ पर a डैश क्या करना पड़ेगा, अपने मन से जोड़े थे घटा दिए। अब जरा यहाँ ध्यान दो, a बराबर आ गया 1/2 से सब में गुना करो, 1/2 a प्लस कितना, a डैश प्लस कितना 1/2 a माइनस कितना, a डैश। चलो अब यहाँ से जरा एक बात को ध्यान दो कि सर जी आप बताए थे किसी वर्ग आव्यूह में उसके ट्रांसपोज को जोड़ने से यह सममित होगा और सममित में किसी संख्या से गुना करने पर क्या होगा,
सममित होगा। तो ये कौन सा आव्यूह हो गया? अरे भाई बोलो, यह सममित आव्यूह हो गया। अच्छा, किसी वर्ग आव्यूह में उसके ट्रांसपोज को घटाने से विषम सममित, अब विषम सममित में किसी संख्या को गुना करेंगे तो विषम सममित, यानी कौन सा आव्यूह हो गया? बोलो, यह हो गया विषम, यह हो गया विषम सममित आव्यूह। अच्छा, ये वर्ग आव्यूह ए को आप दो आव्यूहों के योगफल के रूप में प्रकट कर दिए, जिसमें एक सममित है और दूसरा विषम सममित है। यानी जब भी किसी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रकट करना हो तो तुम इस फॉर्मूला को याद रखना, रिमेंबर, है ना। यही फॉर्मूला है जो एक वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल प्रकट करता। नहीं, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, अब इसमें प्रश्न आता है कि इसमें a का सममित भाग कौन है? तो a का सममित भाग यह हो गया। a का विषम सममित भाग कौन हो गया? यह हो गया। तो जब भी किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित या विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रकट करना हो तो यही यह सूत्र है। देखो ना, यह एक वर्ग आव्यूह है, इस वर्ग आव्यूह को सममित या विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रकट कर दिए ना। देखो, ये सममित और विषम सममित, बीच में किसी ना प्लस का, यानी सममित और विषम सममित का योगफल है कौन? a है। तो किसी भी वर्ग आव्यूह को आप सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रकट कर सकते हैं। उसके लिए यह फॉर्मूला है, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, तो जब भी प्रश्न आए कि दिए गए वर्ग आव्यूह को एक सममित और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त करें तो हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है a का सममित भाग कौन होगा, a का विषम सममित भाग कौन होगा। तो सारे प्रश्न हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। तो छोटू यहाँ से ध्यान देना। अभी आपने क्या पढ़ा? आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएं कि सर सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, दो परिभाषाएं आपको बताएं, एग्जाम्पल लिखना बताएं। उसके बाद हम आपको बताएं सममित और विषम सममित आव्यूह का गुण बताएं, है कि नहीं। पहला गुण आपको याद होगा। दूसरा गुण है किसी सममित आव्यूह में किसी संख्या को गुना करने पर सममित आव्यूह होता है। तीसरा गुण था किसी विषम सममित आव्यूह में किसी संख्या को गुना करेंगे तो विषम सममित आव्यूह होगा। किसी सममित आव्यूह का पावर यदि धनात्मक पूर्णांक हो तो सममित होगा। किसी विषम सममित आव्यूह का पावर यदि सम धनात्मक पूर्णांक हो तो सममित होगा, और विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो विषम सममित होगा। और नंबर लास्ट है, नंबर 6, किसी भी वर्ग आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रकट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यह वाला फॉर्मूले से तो आज की इस एपिसोड में इतना ही रहने दीजिए। अगला क्लास में हम आपको बताएंगे इस सब पर आधारित क्या चीज़, प्रश्न बताएंगे और आगे भी इस पर प्रश्न करेंगे थोड़ा सा और, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप अच्छे से क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा और बढ़िया से